हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल आरबी एक्सप्लेनर में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई सिर्फ एक ही बात कहूंगा, आप लोग चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और एक बात भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो बस कमेंट में एक बार लिख दो प्लीज भाई नेक्स्ट पार्ट लाओ इसका। यार मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं बहुत जी लगन आ रही है अपने यार पूरा जान प्राण से पूरा वीडियो बनाता हूं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। कहानी के स्टार्ट में हम देखते हैं मैंग्याओ अपना चेहरा छुपाते हुए कहती है, नहीं 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 मेरा फोटो मत खींचो, मेरा फोटो मत खींचो। बंदा चिढ़ते हुए कहता है, अबे साले तू मेरे रास्ते में खड़ा है, आगे साथ मुझे फोटो खींचना है। मैं कई दिनों से उसका पीछा करना हूँ, उसके चेहरे को फोटो खींचने के लिए, उसका अजीबो गरीब मुझे उसका चेहरा को फोटो खींचना है। दूसरा बंदा कहता है, अरे भाई इतना नाराज क्यों हो रहा है, हम दोनों लोग फोटो खींच लेंगे, वो वैसे भी बदसूरत हो चुकी है, उसको 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 उसका नकाब उतार के उसका फोटो खींचेंगे। लेकिन यार वो बदसूरत भले से हो गई है लेकिन उसकी बॉडी तो बॉम्ब लग रही है। उसे देख कर मेरे दिल में कुछ कुछ हो रहा है। ये लड़की पोर्न साइट पे बहुत पॉपुलर है भाई। अगर हम इसकी एक भी फोटो खींचकर उस वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं तो हम तो माला माल हो जाएंगे। ये पैसा ही पैसा होगा। मुंह से पानी चूने लगा मेरे। तभी अचानक से भाई उन सभी का कैमरा, मतलब जितने भी वहां पर एकदम ब्लास्ट हो जाता है, सबका कैमरा फूट जाता है। किंग जी आती है और अपने कपड़ा उतार के उस मैंग्याओ को उड़ा देती है, मतलब उसका चेहरा ढक देती है। और एक बात आप सभी को बता देता हूँ, उस कैमरा को फोड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर है। हमारा मेन कैरेक्टर ने सभी का कैमरा ब्लास्ट कर दिया। वो कहता है, तुम एक बेचारी महिला की, अबला नारी की फायदा उठाना चाहते हो, उसके गंदे गंदे वीडियो डाल, मतलब फोटो खींच के और वेबसाइट पर डालना चाहते हो, गंदे गंदे वेबसाइट में डालना चाहते हो। तुमको शर्म नहीं आती? तुमसे तो अच्छे कुत्ते होते, कम से कम उनको शर्म तो आती है, एक बार मार के भगा तो दोबारा नहीं आते। एक बंदा गुस्से में आते हुए कहता है, साले अब तू कौन है, तेरी हिम्मत किस हुई मेरे कैमरा फोड़ने की, तेरी तेरी आज तेरी वाट लगा दूंगा, तेरी भैया की छिया छिया कर दूंगा। तुझे पता भी है ये सोनी के कैमरा है, साले इसकी कीमत अब कौन चुकाएगा, भरपाई कौन करेगा इसकी, इतनी महंगा कीमत, इतना महंगा कैमरा मैंने कितना मुश्किल से कीना था, चल भरपाई कर मेरी। अगर तूने भरपाई नहीं की तो मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा, तेरी कुटैया करूंगा यहीं पर। दूसरा बंदा पहले बंदे का हाथ पकड़ते हुए कहता है, अरे भाईजान तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे ये जाना पहचाना लग रहा है, ये डॉक्टर यांग जैसा लग रहा है, जो कि मैंने हाल ही में एक कॉमिक बुक में पढ़ा था, देखा था इसको। कैमरा से छोड़ साले, कैमरा खातिर होता है, कैमरा खातिर होता है, इससे पंगा मत ले, तेरा जिंदगी नरक बना देगा। वो भी कहता है, अबे साले ये तू क्या कह रहा है, तू मेरी तरफ से ही कि उसकी तरफ से है, अगर मेरा बस चले तो मैं पुलिस को बुला के लाठी लेके उसके बुन पे ले लाठी मार के उसका बुन फाड़ देता है। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे कोई नहीं रोक सकता, आज इसकी किए की सजा इसको मिलेगी, बराबर मिलेगी। मैं इसे मारूंगा। तभी अचानक से अपना बू उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है, साले तेरी हिम्मत, तू हमें मारने की धमकी दे रहा है। वो बंदा कहता है, अरे अचानक से खंबा कहां से गया, जब ऊपर देखता उसकी आंखें फट जाती, कहती अरे बाप रे बाप, ये हाथ, अरे इंसान है कि खंबा, कहां से आ गया इतना बड़ा जानवर। सभी लोग वहां से दुम दबा कर भाग जाते हैं और जाते जाते कहते हैं, ये मत समझना कि हम डर के भाग रहे हैं, नहीं मैं डर के नहीं भाग रहा, बल्कि आज मैंने नाश्ते में कुछ गलत खा लिया है, इसीलिए मेरा पेट खराब हो गया, मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, मैं वापस आऊंगा तुमसे बदला लेने। सभी लोग वहां से भाग जाते कहते हैं, अरे मम्मी बचा लो, अरे नौटंकी करे अलग उन लोगों का नौटंकी। हमारा मेन कैरेक्टर आता है और कहता है, मैंग्याओ ये लो अपनी टोपी। वो भी लेती है अपनी टोपी और कहती है, धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। वैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आपको पता है जियांगजेंग सिटी में डिवाइन डॉक्टर यांग कहाँ रहते हैं, मुझे उनसे मिलना है, मुझे कुछ काम है। भाई हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है भाई, साथ में और तीनों सब लोग चौंक जाते हैं। और वही कहावत हो गई यार, बगल में छोरा गांव भर डिंडोरा। सीन शिफ्ट होता है, हमें अगले दिन स्टार ओशन हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग हमारे मेन कैरेक्टर को घेर लेते हैं, कहते हैं डॉक्टर यांग बताइए आप हमें बताइए, इस सर्जरी के सक्सेस होने का कितना चांस है, बताइए। और मैंग्याओ ने आप ही को क्यों चुना इस सर्जरी के लिए। भाई हमारा मेन कैरेक्टर उबासी लेते हुए उन लोग को भाव भी नहीं देता, इग्नोर मार देता, कुछ बोलता भी नहीं है। वो लोग कब से पक 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 किए जा रहे हैं। एक लोग कहती है, मैंने सुना है कि मैंग्याओ ने अपने उम्मीद पूरी छोड़ दी और ठीक हो सकती है, आप क्या उसकी प्लास्टिक सर्जरी करेंगे या आपने अभी कोई प्लान नहीं बनाया, प्लान बना रहे हैं क्या, बताइए। हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है, मैं 40 ट्रेडिशनल मास्टर हूँ, थोड़ा समय रुकिए फिर देखिएगा वो कैसे ठीक हो गई। सीन शिफ्ट होता है कैमरा मैन की तरफ, यार वो इन लोगों की तरफ होता है जिन लोगों को हमारे मेन कैरेक्टर ने डरा के भगा दिया था। वो कहता है, क्या बकवास है, वो मजाक कर रहा है, उस एक्सीडेंट में उसका चेहरा जल गया था और उसकी एक हड्डी भी टूट गई थी चेहरे के उस बगल की, ऐसी कोई टेक्निक है ही नहीं है जो जले हुए चेहरों को ठीक कर सकता है, वो झूठ बोल रहा है साला। दूसरा बंदा कहता है, क्या हम तो यहाँ सर्जरी करवाने के लिए आए थे, क्या ये सब मजाक है, वो झूठ बोल रहा है। तीसरा बंदा कहता है, थोड़ा विश्वास रखो, डॉक्टर यांग जाने माने डॉक्टर है, उन्होंने हाल ही में एक वायरस को भी ठीक किया था। एक लड़की उसका मजाक उड़ाने लगती है और हंसने लगती है। लगता है तुम बहुत ज्यादा कॉमिक पढ़ते हो भाई, ये जिंदगी है, असली जिंदगी, यहाँ पर कोई कॉमेडी नहीं होता है, वो वायरस को ठीक ही नहीं कर सकता, इतना खतरनाक वायरस को कोई नहीं ठीक कर सकता। चौथा बंदा उस लड़की से कहता है, तुम्हें कुछ नहीं पता है क्योंकि तुम एरोगेंस हो, जिसके पास होंगचिया की मेडिसिन नॉलेज और मार्शल आर्ट होता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो पूरा दुनिया भी बदल सकता है, तहस भी कर सकता है, बर्बाद भी कर सकता है। डॉक्टर यांग बहुत टैलेंटेड डिवाइन डॉक्टर है, बहुत कमाल के डॉक्टर है, उनके बारे में बुरा मत बोलो। सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ, वो सर्जरी रूम में आ जाता है, वो कहता है, अब समय आ गया है तुम्हारा इलाज करने का, क्या
तुम तैयार हो? मिंग कहती है डॉक्टर यांग मेरा चेहरा ठीक तो हो जाएगा ना? वो कहता है हाँ बिल्कुल तुम्हारा चेहरा ठीक हो जाएगा, बल्कि तुम्हारा चेहरा पहले से भी बहुत ज्यादा सुंदर लगने लगेगा। लेकिन मेरा इलाज करने का तरीका थोड़ा स्पेशल है, इसमें मैं लोगों को बेहोश नहीं करता, लेकिन बेहोश नहीं करता, उन लोगों को होश में रखता हूँ और इलाज करते समय बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो क्या तुम तैयार हो? वो भी कहती है ठीक है मैं इलाज करने के लिए रेडी हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो अब तुम्हारा इलाज करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर एक रस्सी लाता है, कहता है मैं एक रस्सी लाया हूँ तुम्हें बांधने के लिए, इसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, इसलिए कहीं तुम छटपटियाते तो मुझे एक लप्पड़ मारना दो, इसलिए मैं तुम्हारा हाथ बांध दूंगा। चिंता मत करो, घबराओ मत, अपनी आंखें बंद कर लो, मैं होले होले से तुम्हारे हाथ में रस्सी बांध दूंगा और छटपटियाते समय तुम अपने जीभ को काट ना लो, इसलिए तुम्हारे मुंह में कपड़ा ठूस दूंगा। वो भी कहती है ओके मुझे इससे बात की कोई दिक्कत नहीं है, आप जो करना चाहते हैं वो करें, मेरे बस आप मेरा इलाज कर दीजिए। इतना करने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर उस रस्सी को बांध देता है उसके हाथ में। अब आगे दिखाया जाता है वो एक डब्बे को खोलता है, उस डब्बे के अंदर से चमचम चमचम एक रोशनी चमकती है, यार उसके अंदर तो कुछ तो है। और वो अपने मन में कहता है, मन में नहीं मतलब कहता है, आज सुबह जब इलाज करने के लिए मैं हॉस्पिटल आ रहा था, मेरे घर के बाहर पूरा एकदम मीडिया वाले भीड़ लगा के रखे थे, वहां पर पूरा जाम लग चुका था, मैं किसी और रास्ते से आया, हल्दीबाजी में मैं एक सामान भी भूल गया अपना, वही मुंह में ठूसने वाला रबड़। जब मैं भूल गया तो मैंने जियांग को फोन लगाया, उससे कहा कि मुझे एक रबड़ चाहिए, और ध्यान रखना वो रबड़ ज्यादा कड़क नहीं हो, इतना इतना उतना हो चाहिए कि मुंह में अड़ जाए, और नरम भी होना चाहिए लेकिन उतना भी नरम नहीं होना चाहिए और ना ज्यादा हार्ड होना चाहिए। भाई हमारा मेन कैरेक्टर जैसे उस डब्बे को खोलता है उसकी आंखें फट के बाहर आ जाती है, उसका जवान सब कुछ लगाने लगता है, कहता है व्हाट द फक ये क्या है भाई, उसके अंदर कुछ और नहीं बल्कि डेल्टो है डेल्टो। भाई ते पागल है, अगर रबड़ मांग रहा है तो क्या लिया कर देगा, गेंदा लिया कर देगा, वही ना लिया कर देगा। तेने बोलने का तरीका नहीं था इसके पास, हमारे मेन कैरेक्टर के पास। मैं क्यों कहती है डॉक्टर यांग अपने चिल्ला क्यों रहे हैं, क्या कोई बात है क्या? वो कहता है अरे नहीं 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 अपने आंखें मत खोलो अपने मन में कहता है अब लगता है मुझको इसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, अब इसी को उसके मुंह में ठूसना पड़ेगा। भाई हमारा मेन कैरेक्टर उसके मुंह में ठूस देता है, डिल्डो ठूस देता है। वो कहता है ये अपने मुंह में डाला, बहुत हार्ड है और बहुत मजा भी आ रहा है। वो भी कहता है अरे ऐसी आवाज मत निकालो मेरी माँ, मेरा ध्यान भटक रहा है, मैं क्या करूंगा, इलाज तुम्हारा कैसे करूंगा। इतनी गंदी गंदी आवाज सुनकर मुझे भी कुछ हो रहा है। अरे नहीं 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 अपने आप को संभाल, अपने आप को संभाल, ठीक है अब इसका इलाज करते हैं, मैं तैयार हूँ इसका इलाज करने के लिए। इतना करने के बाद एक बोतल निकालता है, उसके अंदर से 3-4 पिल निकालता है और उस पिल को उस लड़की के चेहरे की तरफ फेंक देता है। सॉरी गाइस वो पिल नहीं बल्कि एक टाइप के कीड़े हैं, कीड़े। इसका इलाज करने के लिए नानजू ब्लड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये कीड़े मानव शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं होते बल्कि ये खून के संपर्क में आते ही मर जाते हैं। भाई हम देखते हैं वो कीड़े बड़े खतरनाक होते हैं यार, ऐसे छेद करे क्या बताओ, इतना छेद मैंने देखा भी नहीं है, उसके गाल में छेद करे, इतना याद रखना। इन कीड़ों का शरीर कैल्शियम से बना होता है, यानी ये अगर मानव शरीर के अंदर मर भी गए तो भी किसी इंसान को कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कीड़े इतने कमाल के होते हैं, टूटी हुई हड्डी तक को रिपेयर कर सकते हैं, एकदम नया जैसे बना देंगे। हालांकि मरने से पहले ये लोग बेकार स्किन, जो खराब स्किन होती है उसको खाते हैं। यही प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है, इसलिए इससे दर्द होता है, मतलब बहुत ज्यादा दर्द होता है। हम देखते हैं भाई मेंग्याओ को दर्द भी हो रहा होता है, वो भी चिल्ला रही है, मतलब चिल्ला तो नहीं रही लेकिन तड़प रही है, मुंह में उसका ठूस दिया गया है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मेरा काम बस यहीं तक था, मैंने तुम्हारा इलाज कर दिया, अब इसके आगे तुमको दर्द सहना है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेंग्याओ को 3-4 लोग, मतलब 2 लोग पकड़ के लेके आ रहे होते हैं, वो बेचारी चल भी नहीं पा रही होती है। एक लड़की कहती है देखो देखो वो बाहर आ गई, इसका चेहरा तो अभी भी वैसा डरावना है, मतलब इसको इलाज हुआ कि नहीं हुआ है, ये अभी भी डरावनी लग रही है। मैंने तो पहले ही कहा था डॉक्टर यांग झूठ बोल रहे हैं, उनकी सर्जरी फेल हो गई, वो अभी भी डरावनी लग रही है, बहुत ज्यादा डरावनी लग रही है। एक बंदा कहता है ये हॉस्पिटल बहुत घटिया है, यहाँ के डॉक्टर झूठ बोलते हैं, यहाँ आना मेरे लिए एकदम फालतू जगह है यार, मैं यहाँ कभी भी नहीं आऊंगा, ये लोग बस मेरा हम लोगों का इस्तेमाल उठा रहे हैं, मतलब फायदा उठा रहे हैं। एक बंदा गुस्से में आ जाता है और कहता है यांग इरफान कहाँ गया, क्या सर्जरी फेल होने के बाद वो भाग गया, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उसे सबक सिखा दूंगा, झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है। तभी एक लड़की भागते भागते जाती है मेंग्याओ के पास, उसके चेहरे को छूती है, कहती है अरे ये चिपचिपा चीज क्या है, क्या ये वही है जो एक्टिंग में इस्तेमाल किया जाता है, लेटेक्स लिक्विड, देखने में तो वही लग रहा है। सभी लोग चौंके होते हैं, वो लोग सोच रहे हैं यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पर हो क्या रहा है। वहीं पर तभी हंसने लगती है मेंग्याओ, कहती है आखिरी बार मैंने एक्टिंग 3 साल पहले किया था, आज तुम लोग को मजा देखा, मतलब तुम लोग की शक्ल देखकर मुझे बहुत मजा आया। फिर वो अपने चेहरे को रुमाल से साफ करते हुए कहती है 3 साल पहले जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरा चेहरा खराब हो गया था, सभी लोग मुझे ट्रोल करने लगे, मेरा मजाक उड़ाने लगे और मेरे वेबसाइट में, मतलब मेरे अकाउंट पे आकर गंदे गंदे कमेंट करने लगे, कहने लगे नल्ली है रे बसुरा था, भागो भागो इसके पास मत आओ, थू ऐसे करके सभी लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। और थोड़े समय बाद सभी मीडिया के लोग मेरे चेहरे के पीछे पड़ गए, मेरा फोटो खींचने के पीछे, और दुनिया में और कोई टॉपिक नहीं है कि मेरे चेहरे को फोटो खींचना जरूरी था। तुम लोगों की वजह से मैं इतना निराश हो गई थी, इतना टूट गई थी, मैंने आत्महत्या का प्लान बना लिया था, लेकिन फिर मुझे साइबर हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। साइबर हैरेसमेंट का मतलब ऑनलाइन पे जैसे कोई कहता है मैं तुमसे नफरत करता हूँ, कोई कहता है भाड़ में जाओ, मैं तुम बहुत बदसूरत हो, कोई कहता है मर जाओ, खत्म हो जाओ। लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कहती हूँ भाड़ में जाओ, इससे मेरा तुमसे कोई लेना देना ही नहीं, निकलो जाओ यहाँ से। एक दूसरी फीमेल रिपोर्टर कहती है आपकी
फिल्म इंडस्ट्री में वापसी हो गई है। आपने तो गजब के अपने दुश्मनों के मुंह पे एकदम जोरदार वाला तमाचा मारा है। उन्हें पता चल जाएगी कि वो सब कितने गलत है। क्या आप कुछ कहना चाहती हैं इसके बारे में? वो भी कहती है हाँ मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी। सबसे पहले तुम्हें उन लोगों को कम नहीं समझना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। और दूसरी बात, तुम्हें कभी भी हार नहीं मानना है, चाहे पूरा दुनिया एक तरफ हो जाए और तुम एक तरफ। तुम्हारा भले से कोई भी मजाक उड़ाए, तुम कभी भी हार मत मानना और अपने आप पर भरोसा रखना। अगर आपसे कोई नफरत करता है तो उसे आप दोषी मत ठहराना। अगर आपने ऐसा किया तो हमें और उनमें अंतर क्या रह जाएगा। तभी भाई हमें एक बंदा का सीन दिखाया जाता है जो भी अपने कंप्यूटर पर, उसके कंप्यूटर पर धूल जमी होती है, उसे साफ करते हुए अपना एक पता नहीं कौन सा लिंक खोलता है। ये मिस्टीरियस बंदा है कौन, इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं बताया गया है, तो इसके बारे में जैसे मतलब आगे पता चल जाएगा। मिनियो कहती है तुम्हें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। अपनी तलाश करो, अपने उस चीज की तलाश करो जो तुम्हारा सपना है, उसके पीछे जाओ। तुम्हें कभी भी इस दुनिया की बात नहीं माननी है। अगर तुम इनके चक्कर में रहोगे तो यहीं पर रह जाओगे। भले ही तुम्हें कोई भी कितना बुरा भला कहे, तुम हार मत माने, आगे चलते रहो, बढ़ते रहो, हार मत मानो। मेरे डॉक्टर ने मुझसे कहा था तुम सुंदर हो या ना हो, ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी मर्जी, जाए जैसे जियो। दूसरे चाहे तुम्हारा जितना मजाक उड़ाए, तुम्हें पागल कहे, कुछ भी कहे, लेकिन तुम कुछ भी मत बोलो। जो चीज तुम बोल के नहीं कर सकते वो चीज अपने ताकत, अपने मेहनत से कर सकते हो। तो फ्यूचर में मैं साबित कर दूंगी मैं क्या क्या कर सकती हूँ। और थैंक यू मेरे बात पर ध्यान देने के लिए। भाई ये सब लंबा भाषण सुनकर सभी ऑडियंस वाले पगला जाते हैं, कहते हैं वाह वाह क्या बात है, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम तो वापस हो गई, तुम हमारी नेशनल गोडेस हो, अब तो मैं तुम्हें दूंगा अपना दिल। कुछ बंदे भागने लगते हैं चिल्लाते चिल्लाते, डॉक्टर यांग कहाँ है, मुझे भी सुंदर बना दीजिए। ऐसा एक लड़की कहती है भाई मुझे भी बड़े बड़े सुंदर चाहिए, मेरा भी इलाज कर दो यार, कुछ भी कर दो। भाई एक बंदे ने तो हद ही पार दी, वो कहता है डॉक्टर यांग मुझे तो गुप्त हो गया, प्लीज मेरा इलाज कर दीजिए। हमारा मेन कैरेक्टर एटीट्यूड में कहता है मैं हमेशा लो प्रोफाइल रखना चाहता हूँ, लेकिन लो प्रोफाइल कभी नहीं हो पाता, इसीलिए मैं यहाँ से चुपचाप वहाँ से चुपचाप निकल के भाग गया। सिंसिप पता है टीवी पर एक न्यूज आ रही होती है, उसमें मतलब एक लोग कोई कहता है होमसिया में सबसे बड़े सुपरस्टार का हो गया है कमबैक। मेंग्याओ ने स्टार ओशन इंटरनेशनल कंपनी सीईओ किंग जी से हाथ मिलाया, अब वो बनेगी स्टार ओशन इंटरनेशनल कंपनी की एम्बेसडर। भाई लोग थोड़ा सा प्रोनाउन करने में दिक्कत हो रहा है, तुम लोग समझ जाना। मेंग्याओ के चेहरा खराब हो जाने के बाद उसने बहुत सारे प्लास्टिक सर्जरी करवाया, सब बहुत प्लास्टिक सर्जरी करवाया, लेकिन सब फेल हो गया। सभी को ऐसा लग रहा था कि उसका करियर खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, लेकिन हाल ही में डॉक्टर यांग नाम के बंदे से मिलने के बाद मेंग्याओ का चेहरा पूरी तरह से ठीक हो गया। ठीक तो हुआ चेहरा, लेकिन वो बहुत सुंदर भी हो गई, और ज्यादा सुंदर हो गई। ये सर्जरी नहीं बल्कि एक चमत्कार है। सीन शिफ्ट होता है, हमें बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है, पता नहीं कौन सा बेसमेंट है लेकिन है। हमें इन तीनों को दिखाया जाता है, यार ये कौन है, इनका नाम भी मैं भुला गया। ये लोग हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं बॉस यांग हमें आपने इतना सुबह सुबह क्यों बुलाया। वो कहता है मैंने अपने पावर का इस्तेमाल करके तुम्हारे पैर को ठीक कर दिया है और तुम्हें इनेट वॉरियर रियलम के तीसरे लेवल पर पहुंचा दिया है। तुम लोग मेरे भाई जैसे हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मैंने कुछ जड़ी बूटियों को रिफाइन करके एक पिल बनाया, मतलब एक नहीं पिल बनाया बल्कि बहुत सारा पिल बनाया तुम्हारे लिए। इसकी मदद से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, देखना तुम जल्द ही मेरे लेवल के बराबर आ जाओ। क्या कहता है बहुत सही बॉस, आपने जो मुझे बताया वो मुझे समझ तो नहीं आया, लेकिन जो आपने बताया मजा आ गया, सुनकर मजा आ गया। मेन कैरेक्टर कहता है कल्टीवेशन के 9 रियलम होता है। सबसे पहला इनेट वॉरियर, दूसरा क्यूआई गैदरिंग रियलम, तीसरा बेस कंस्ट्रक्शन, चौथा गोल्डन एलेक्सिर, पांचवा यांग एंड यिंग, छठवां डोमिनेटर, सातवां सुप्रीमेसी, आठवां इंटायरिटी और लास्ट में इमोर्टेलिटी। इन सभी रियलम के अलग अलग 9 लेवल होते हैं। जब तक इनेट वॉरियर रियलम के 9वें लेवल की पीक पर नहीं पहुंच जाते तब तक तुम अगले स्टेज पर नहीं जा सकते। इनेट वॉरियर के माध्यम से तुम मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं और तुम उसमें बहुत वो हो सकते हैं, स्किल हो सकते हैं। अगर तुमने इस तरह से प्रैक्टिस की तो तुम स्ट्रॉन्ग बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाओगे और नॉर्मल इनेट वॉरियर रियलम का बंदा तुम्हारे आगे कुछ नहीं होगा, चिट्टी होगा। और जब तुम ची ऊर्जा को एब्जॉर्ब करते हो तो तुम क्यूआई गैदरिंग रियलम पे पहुंच जाओगे। इसके लिए क्यूआई गैदरिंग ची एनर्जी को अपने शरीर के अंदर रिफाइन करना पड़ेगा। ये कल्टीवेशन का वो तरीका है जो हमें अक्सर कहानियों या मांगा में दिखाई देता है। फिर इस रियलम के बाद कंस्ट्रक्शन, इस रियलम पर पहुंचने के बाद तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती है और तुम्हें भगवान के जैसे पूछने लगते हैं, तुम बच जाते हो ग्रेटेस्ट मास्टर। वो लोग बेशक बहुत खतरनाक होते हैं, वो पलक झपकते एक सिटी को खत्म कर सकते हैं। भाई ये सब सुनकर उन लोग को अब रहा नहीं जाता, वो तीनों लोग मारते हैं, गप गप तीनों लोग खाते हैं। अब मैं भी ताकत बनूंगा। कियांग जी कहता है गप 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 बॉस आपका करंट लेवल क्या है यार, वो गप गप नहीं कहता। सॉरी गाइस, लेवल नहीं रियलम। वो रियलम पूछता है हमारे मेन कैरेक्टर का। वो अपने मन में सोचता है गोल्डन मैरी मोन्यूमेंट पर मौजूद प्योर यांग ची मेंग्याओ का इलाज करने के बाद वो और स्ट्रॉन्ग हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्यूआई गैदरिंग के चौथे लेवल पे ब्रेक थ्रू, मतलब 5वें लेवल पर ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। अगर मुझे जल्दी ब्रेक थ्रू करना है तो मुझे नांगजियांग की ड्रैगन विस्कर प्लांट चाहिए। तो गाइस ये किसी जड़ी बूटी का नाम है जो कि दूसरे शहर में मिलेगा, पता नहीं किस शहर में मिलेगा, जिसका नाम नांगजियान है। नांगजियान। तभी भाई हमारे मेन कैरेक्टर के फोन, इसको क्या बोलते हैं यार, टेलीफोन। हाँ, टेलीफोन पर फोन आता है। हमारे मेन कैरेक्टर उसे पिक करता है और कहता है सॉरी गाइस, हमारा मेन कैरेक्टर नहीं कहता, फोन की दूसरी तरफ कोई कहता है क्या यांग यूनफान बात कर रहा है। अब मेन कैरेक्टर कहता है हाँ मैं यांग यूनफान बोल रहा हूँ, बताइए मिस नालन आपकी
क्या सेवा कर सकता हूँ। वो कहती है हमारे पूछताछ के बाद लिन तियानवू ने सब कुछ उगल दिया, जितना हम सोच रहे हैं ये मामला उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट है। और बाद में मुझे पता चला लिन तियानजू के साथ मिलकर वायरस फैलाने में साजिश में शामिल। ये सब दंगा फसाद होंगसिया के नेशनल ट्रेजर बोधि शरीरा के लिए किया गया ताकि वो चुपके से जाकर होंगवंग टेम्पल में बोधि शरीरा को चुरा सके। मेन कैरेक्टर चौंक जाता है, झटके से उड़ता है, कहता है क्या बोधि शरीरा, लेकिन वो लोग बोधि शरीरा को क्यों चाहते हैं। वो कहती है ऐसा कहा जाता है 6 पेट्रियार्क जैन, कन्फ्यूजन और लाउदी 3 ओरिएंटल सेंट की मान्यता प्राप्त की थी। बोधि शरीरा एक तलिस्मान है जिसका उपयोग इंटरनल गोल्डन बॉडी प्राप्त करने से पहले किया था। कहने का मतलब उस तालिस्मान में, मतलब उस बोधि शरीरा में बहुत ज्यादा ताकत है, बहुत ज्यादा ताकत। उस ताकत की कोई सीमा नहीं है, उसकी शक्ति अनंत है। जो बुद्धि शरीरा का मालिक होगा उसका लेवल अप बहुत कम समय में होगा, वो बहुत लेवल अप करने में मदद करेगी। इस केस में साफ साफ दिखाई दे रहा है इसमें किसी का बहुत बड़ा मकसद है। मुझे पूरा यकीन है जल्दी बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मुझे अपने सूत्रों से पता चला है वो लोग 1 हफ्ता के अंदर दक्षिण नानजियांग सिटी के रास्ते चुपके से अपने देश वापस जाने वाले हैं। नानजियांग जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है, हम चुप कर उनका पीछा करने की सोच रहे हैं ताकि उन्हें पता ना चले। अब मैं बताती हूँ मैंने तुम्हें फोन क्यों किया है। यांग युनफान, इस मिशन में हमारी मदद करो। होंगसिया का नेशनल ट्रेजर कभी भी गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। भाई फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, पता नहीं कहाँ का सीन दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर कहता है एक सच्चा भक्त होने के कारण मैं नालन की बात को टाल नहीं सकता। अगर तियानजी के लोग उस जगह से नहीं जाएंगे तो मैं ड्रैगन विस्कर प्लांट को ढूंढ लूंगा। लेकिन अरे यार जाना किधर है, मुझे तो रास्ता पता ही नहीं है। लगता है अब मुझे अपना सीक्रेट हथियार को निकालना पड़ेगा। भाई इतना करने के बाद एक जिंक्सिंग निकाल लेता है, कहता है बड़ी चलो मैंने तुम्हें बहुत महीने से संभाल के रखा है, अब तुम मुझे रास्ता दिखाओ। एक जैसी स्पिरिचुअल एबिलिटी वाली हर्ब हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये जिंक्सिंग 500 साल पुराना है, अब इसका इस्तेमाल मैं कंपास के रूप में करूंगा। यही मुझे ले जाएगा ड्रैगन विस्कर प्लांट के पास। भाई और एक बात, उस स्पिरिचुअल जड़ी के पास अपना खुद का जान है उसके अंदर। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अनमन का टोला चल मुझे दिखा रास्ता, नहीं तो फोड़ दूंगा तेरा गोला। वो जड़ी बूटी कहता है इधर साउथ की ओर। भाई एक बात बता देता हूँ, इसका इशारा करने का तरीका बहुत गजब है, बहुत लाजवाब। वो इशारा कैसे करता है देखो भाई, वो इशारा किस चीज से कर रहा है मुझे समझ नहीं रहा है, आप बताओ यार। फिर हमें कुछ घंटों का बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर नानजियांग सिटी के पास, मतलब एकदम पास पहुंच चुका है। पूरी तरह से सिटी में नहीं पहुंचा है, बस नानजियांग सिटी के बॉर्डर में पहुंचा। वो कहता है सेवेज माउंटेन नानजियांग सिटी के साउथ की ओर है, लेकिन ये पहले से ही जेड किंगडम वर्मा का इलाका है। हो सकता है इस ट्रिप में मुझे अनएक्सपेक्टेड चीजें मिल जाए। एक बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है और कहता है अरे सब्जी क्या आप ट्रेन से जा रहे हैं। कैरेक्टर चौंक जाता है, उसकी आंखें बाहर आ जाती है और वो कहता है क्या ये वही आदमी है जब मैं पहली बार जंग सिटी में आया था, मुझे होटल में लेके गया था, मुझे लूट लिया था, बहुत सारा फेक तलवार बेच दिया था मुझे। हमारा मेन कैरेक्टर उसे घूर के देखने लगता है, देखे जा रहा है और अपने मन में कहता है नहीं ये वो नहीं हो सकता, ये उससे बहुत मिलता जुलता है। वो बंदा कहता है अरे साहब जी आप क्या सोच रहे हैं, आप जरूर ट्रिप पे आए होंगे, आप पहाड़ों की ओर जा रहे होंगे, हमें ट्रेन में समय समय पर कुछ रोमांचक पल मिले। आप सब समझ रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, क्या आप लिफ्ट लेना चाहते हो। भाई हमारा मेन कैरेक्टर शर्मा जाता है और कहता है अरे इस छोटे से गांव में सब लोग बड़े खुले विचार वाले हैं, लेकिन जहाँ मजा भी होता है वहाँ सजा भी होता है। वो अपने मन में सोचने लगता है, 2 लोग मतलब एक लड़का एक लड़की जो कि एक दूसरे के ऊपर बैठे कहते हैं बाबू हमें कोई देख लेगा। बाबू कहता है चिंता मत करो, वो सब अभी अपना फोन चलाने में बहुत व्यस्त है, वो लोग हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्यों ना हम इसी बात का फायदा उठा के कुछ कर ले। वो अपने आप को संभालते हुए कहता है मैंने सुना है ट्रेन से जाने में बहुत खतरा होता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वो भी कहता है बहुत सही, आपके बहुत उच्च विचार है साहब जी, बहुत उच्च विचार है। हमारे पर एकदम प्रोफेशनल वाला ड्राइवर है जो कि गाड़ी उड़ाता है हवा में। भाई वो बंदा बहुत सही कह रहा था, गाड़ी उड़ रही है वो भी हवा में, एकदम खूबड़ खाबड़ रास्ता, एकदम उड़ते उछलते जाती है गाड़ी। जब गाड़ी भी उछलती तो हमारा मेन कैरेक्टर भी उछलता है, उसके टकरे में टन नदे लगता है, फिर उछलती है, फिर लगता है टन नदे, उसकी हालत खराब हो जाती है, कहती है मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी इस गाड़ी में बैठकर। ड्राइवर कहता है सभी लोग ध्यान से सुनिए, आगे का रास्ता सही नहीं है, इसलिए आप लोग अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए, नहीं तो आपको सिर पे चोट लग सकती है। मेन कैरेक्टर कहता है साले थोड़ा जल्दी नहीं बता सकता था, मैं तेरी जाल में फंस गया, डैम इट। मैं इतना हैंडसम फकी कूल लौंडा, लेकिन साले इतने छोटे से जाल में फंस गया, मैं इसकी जाल में कैसे आ गया यार। तभी एक लड़की खड़े होके कहती है एक्सक्यूज मी, आगे वो चौराहा पे रोक दीजिएगा, मुझे वहीं पर उतरना है। हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है, इसका नाम हान क्यूआई है, ये हान फैमिली की डॉटर है। वहीं पर कुछ ठरकी लोग गंदे कमेंट करने लगे। एक बंदा कहता है भाई इसका फिगर तो एकदम घंटाप लग रही है। दूसरा बंदा कहता है इसका चेहरा बहुत सुंदर है और इसके बहुत बड़ी है। तीसरा बंदा कहता है इतनी बड़ी मुझे तो लग रहा है ये डी कप है, बहुत सही बहुत खूबसूरत है, मजा आ गया देख। मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए कहता है कितने हरामी लोग हैं, सालों के पास संस्कार नाम की चीज भी नहीं है, वो डी कप नहीं बल्कि सी कप है। भाई ये दूसरों का संस्कार देख रहा है और अपने संस्कार को नहीं देख रहा है, सीधे बड़े मतलब बता दिया, डायरेक्ट बता दिया कि डी नहीं सी है। हमें 2 बंदे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनकी इविल स्माइल देख
किरदार में पहले ही पता चल जाता है भाई कुछ तो गड़बड़ है, ये लोग कुछ गड़बड़ करने वाले हैं उस लड़की के साथ। हमारा मेन कैरेक्टर उन लोग को देख लेता है, मतलब उन लोगों के इविल स्माइल देखकर उसको लगता है, उसको पता चल जाता है कि ये लोग कुछ करने वाले हैं, यानी उस लड़की को लूटने वाला है, लूटा पार्टी करने वाले हैं। कितने घिनौने लोग हैं ये लोग। वो लड़की उतर के जा ही रही होती है, तभी वही जो इविल स्माइल में हंसने वाले 3 बंदे कमीने वो उसको घेर लेते हैं। एक बंदा हंसते हुए कहता है हे ब्यूटीफुल गर्ल, तुम्हारे हाथ में जो घड़ी है उसकी कीमत बहुत अच्छी खासी लग रही है, उसे उतार कर मुझे दे दो, और तुम्हारे पास जितना पैसा है सब निकाल के मुझे दे दो। अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुम्हें जाने दे देंगे। भाई उसके साफ चेहरे से पता चल जाए उसको जाने ही नहीं देगा। क्यों आई मुस्कुराती है, कहती है तुम लोग बेवकूफ हो। इतना करने के बाद अटैक कर देती है भाई, एक बंदे के ऊपर ये मारती है ले मारती है, वो बंदा नॉकआउट हो जाता है। और भाई दूसरे बंदे को तो एकदम तेजी की स्पीड से जाती है, उसके पीछे मारती है, उसके खून निकल जाता है यार। और एक बात बताओ भाई, वो किससे मार रही है यार, अपनी चोटी में कुछ तो सोने टाइप की बानी है, काला टाइप का, ऐसे ऐसे घुमा रही है भाई, उसको चक्कर नहीं आ रहा है, बस कैसे मारी यार समझ नहीं आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर वहां पर आता है और ताली बजाते कहता है गुड 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 गुड, तुमने बहुत अच्छा सबक सिखाया उन लोगों को। फिर वो अपने मन में कहता है एक्चुअली में ये सुवान की डिसाइपल है, इसकी कल्टीवेशन इनेट वॉरियर रियलम के पीक पे पहुंच चुकी है। हाँ चौंक जाती है और अपने मन में कहती है ये बंदा यहाँ पर कैसे आ गया, मेरा ध्यान इस पर क्यों नहीं गया। वो कहती है क्या तुम भी इन बेवकूफों के साथ मिले हुए हो, आ जाओ मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। वो भी कहता है अरे नहीं नहीं तुम गलत समझ रही हो, मैं एक मुसाफिर हूँ, मैं तो बस यहाँ से जा रहा था, मैंने देखा वो लोग घंटे तुम्हारा पीछा करे इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए आया था, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। तभी वो गुंडे लोग खड़े होते हैं और कहते हैं मम्मी रे ये लड़की बहुत खतरनाक है, भागो यहाँ से भागो, अभी से ही खत्म हो जाएंगे हम लोग, मार देगी हम लोग। क्यों आई फुल एटीट्यूड में आते हुए कहते हैं मुझ पर हाथ उठाने आए थे, इन लोग के सालों की हिम्मत कैसे हुई मुझे लूटने की। मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम्हें उन्हें ऐसे ही जाने दूंगी, देख लो बाद में वो तुमसे बदला लेने भी आ सकते हैं। वो लड़की अपना मेकअप करने लगती है और कहती है ये सब मेरा काम नहीं है, सजा देना कानून का काम है। वैसे भी इस जगह पे ज्यादा करके भेड़िए हैं, भेड़िए साले हैं, भेड़िए लोग हैं और कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ इन लोगों को खून की गंध मिलती है। फिर आंख मारते हुए कहती है आज रात को तो मजा आने वाला है। खैर वो सब छोड़ो, तुमने कहा तुम मुसाफिर हो तो तुम कहाँ जाने वाले? काफी देर हो चुकी है, यहाँ आसपास कोई होटल भी नहीं है रुकने के लिए, इससे पहले वो भेड़िए वापस आ जाए तुम यहाँ से निकल जाओ, मतलब यहाँ से चले जाओ। मेन कैरेक्टर कहता है सुनिए मिस, मेरा नाम यांग इरफान है, मैं जियांगजंग सिटी से आया हूँ, इस जगह के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर सबसे नजदीकी होटल कहाँ पर है? वो लड़की चौंक जाती है और पीछे मुड़ के कहती है क्या तुम वही मतलब वही यांग इरफान हो जो जियांगजंग टीवी मतलब जियांगजंग सिटी में रहता है और न्यूज रिपोर्ट या टीवी में आया था? मेन कैरेक्टर कहता है ओ क्या अब मैं मशहूर हो चुका हूँ कि गांव के लोग भी मुझे जानने लगे हैं? क्यों चिढ़ते हुए कहती है पूरा देश आपको जानता है कि मैं यहाँ की सर्जरी की जिसका चेहरा देखने लायक नहीं था उसका चेहरा देखने लायक आपने बना दिया, इसमें हैरानी की क्या बात है, क्या मैं आपको नहीं जान सकती? आपको क्या लगता है साउथ सिनजियांग में रहने वाले सभी लोग जंगली हैं? तो गाइस पहले नानजियांग बता रहा था, अब सिनजियांग बता रहा है, यार इसमें क्या हो रहा है पता नहीं यार, चलो जाने दो, अब सिनजियांग ही जानो। फिर वो अपने पास से एक कार्ड निकालते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को देते हुए कहती है मेरा नाम हान कीकी है, मेरा परिवार कंपनी चलाता है जो दवा बनाता है। तो गाइस इसका नाम कीकी है यार, ट्रांसलेट करने में कुछ गड़बड़ हो गया इसलिए मैं इसे क्यूआई बुला था, इसको अब मैं कीकी बुलाऊंगा। वो कहती है मार्केट में जितनी भी जड़ी बूटियां बिचा रही हैं वो सब के सब हमारी कंपनी के, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। तभी भाई अचानक से कोई गोली चला देता है, हमारा मेन कैरेक्टर कहता है बचो, बचाने के लिए उसके ऊपर मतलब उसके ऊपर कूद जाता है, मतलब बचाने के लिए उसको गिरा देता है नीचे। भाई कीकी नीचे होती है, हमारा मेन कैरेक्टर ऊपर होता है, वो उसको ढकेलते हुए मतलब हमारे मेन कैरेक्टर को हटाते हुए कहते हैं हट जाओ मेरे ऊपर से, हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है उस समय मैं कंफर्म नहीं था, इस समय कंफर्म हो गया, ये पक्का सीख है भाई। ओ माय गॉड मेरे नाक से खून निकल गया। तभी एक बंदा भागते भागते आता है, उसको बहुत घायल हो चुका है, उसके बगल मतलब बदन में से खून टपक रहा है टप टप। हमारा मेन कैरेक्टर और कीकी दिखती है और अपने मन में सोचते हैं ये तो एक सोल्जर है, उसके पेट में गोली लगी है, इसका मतलब उसका कोई पीछा कर रहा है। हे भाई तुम्हें तो चोट लगी है यार, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारे घाव का इलाज कर सकता हूँ। वो बंदा दौड़ते दौड़ते आता है, कहता है मुझे इलाज की जरूरत नहीं है, सबसे पहले तुम लोग यहाँ से निकलो, यहाँ पर खतरा है। इतना भाई कहता है तब पीछे से कोई गोली चला देता है, वो गोली उस सोल्जर को लग जाती है, उसके सोल्जर नहीं है शोल्डर के आर पार हो जाती है। उस बंदे को बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, मतलब यार गोली लगेगी तो चिल्लाएगा ही। तभी झाड़ी में से 3-4 बंदे निकल आते हैं, कहते हैं कोई भी नहीं जाएगा कहीं पर, जो भी हिलेगा उसे शूट कर दूंगा। वो सोल्जर गिरने वाला था लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसे पकड़ लेता है, वो मरा नहीं है, बस वो गिर रहा है, मतलब उसको गोली लगी है, उसको हालत खराब हो चुका है, वो बस गिर रहा है, मरा नहीं। जो 3-4 बंदे आए थे यार नकाब लगाकर, वो हमारे मेन कैरेक्टर को घेर लेते हैं, कहते हैं हिलने की कोशिश मत करना। लिव कहता है बहुत बुरा हुआ, हम बहुत गंदी तरह से फंस चुके हैं, अब तो हम गए ये तियान झुलवारा भेजे गए स्पेशल एजेंट है, ये खून के प्यास होते हैं, अब ये लोग हमें मार डालेंगे, हम लोग गए खत्म हो गए। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं इन लोगों को लड़ने की कोशिश करता हूँ, इन लोगों को ध्यान भटकाऊंगा, मौका का फायदा उठाकर तुम लोग जंगल की ओर भाग जाना। एक गुंडा हंसते हुए कहता है साले मैं बहरा नहीं हूँ, मुझे सब सुनाई दे रहा है, जैसे कि मैं तुझे यहाँ से भागने दूंगा, तुम लोग अपने सपने में भागना, इस समय अभी मरो। इतना कह ही रहा था भाई, तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर अटैक करता है, मतलब अटैक करता है अपने सुइयों से यार, नीडल से अटैक करता है। वहां पर जितने बंदे थे सब
सबके माथे पर आकर नीडल से लगती है और उनकी मौत ऑन द स्पॉट हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर उन लोगों के पास जाता है और अपनी नीडल निकालते हुए कहता है, छी कितने गंदे लोग हैं, मेरा नीडल बर्बाद हो गया, गंदा हो गया। कोई बात नहीं, मैं इसे अच्छे से धो लूंगा, फिर मैं इसे दोबारा इस्तेमाल कर सकता हूँ। भाई अपनी कीकी और ये बंदा लियो यार, ये दोनों लोग चौंक जाते, कहता है मम्मी मम्मी ये कितना निर्दयी आदमी है, इतना मार उन लोगों को मार दिया और कह रहा है छी कितने गंदे लोग हैं, उसका सुई खत्म हो गया, कितना निर्दयी है यार। शिफ्ट होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उस लियो का घाव देख रहा होता है। वो कहता है गोली लगभग तुम्हारे छाती के पास में लगी है, लेकिन तुम बहुत किस्मत वाले, तुम उतना दूर से कैसे भाग आए यहाँ तक। लियो कहता है थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, मुझे गोली लगी है, अब मुझे हॉस्पिटल जाना है, मेरी मदद कीजिए, हॉस्पिटल जाने में मुझे छोड़ दीजिए वहाँ तक। वो कहता है एक तो गोली तो लगी है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैं अभी तुम्हारा इलाज करता हूँ। इतना कहने के बाद अपनी उंगली लेता है, उसके जहाँ गोली लगी वहाँ पर प्रेस करता है, गोली अपने आप फच दे बाहर आ जाती है, फच दे। लियो चौंक जाता, कहता है क्या गोली को इस तरह से भी निकाला जा सकता है, ये तो असंभव असंभव। अगर मुझसे अगर कोई कहता कि हाथों से मदद से गोली को निकाल दिया जाता, मैं उसके बाद पे यकीन नहीं करता। मैंने देख लिया, इसने तो पल भर में गोली को निकाल दिया, मुझे दर्द भी नहीं। की कहते हैं डॉक्टर यांग युनफान जियांगजियांग सिटी में बहुत फेमस डॉक्टर है, बहुत फेमस डॉक्टर, वो बहुत कमाल के डॉक्टर है। मेन कैरेक्टर कहता है अभी मैंने गोली निकाली है, अभी आपको इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए मैं जड़ी बूटियों को पीसकर आपके घाव पर लगाऊंगा, देखना फिर बाद में आप ठीक हो जाएंगे। और एक बात, ये माउंटेन पे बहुत खतरनाक जानवर होता है, हमें हर वक्त सतर्क रहना होगा। लियो अपने मन में कहता है ये आदमी सच में बहुत कमाल का है, इसका मेडिकल और यार मार्शल आर्ट दोनों सच में बहुत कमाल का है, ये ग्रैंड मास्टर पे होगा, मतलब ग्रैंड मास्टर का स्किल है इसका। इस आदमी ने पलक झपकते गोली को निकाल दिया और कहा कि तुम कुछ देर बाद ठीक हो जाओ। इसके जगह पे मेरे मिलिट्री के डॉक्टर होते हैं, वो भी इतना जल्दी गोली नहीं निकाल पाते, अगर निकाल देते तो कहते 1 महीना से 2 महीना तक आराम करने की सलाह भी देते। मुझे पूरा यकीन है ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं हो सकता। ब्रदर यांग, मेरा नाम लियो डुआडोंग है। आपने जिन लोगों को मारा वो तियानजू के एजेंट थे, स्पेशल वाले एजेंट। उन लोगों का एक सीक्रेट टीम हमारे होंगसिया में जासूसी करने के लिए भेजा गया था। जब मेरी टीम पेट्रोलिंग कर रही थी तब हम लोगों ने उनके कुछ बंदों को देखा, हम लोगों ने उनका पीछा किया, फिर हमें बाद में पता चला वो लोगों का पहले ही से प्लान था हमें फंसाने के लिए, वो लोग पहले ही से घात लगा कर बैठे थे, हम लोग फंस गए उन लोगों के प्लान। हमारे 2 साथियों को मार दिया, बाकी सब गुफा में ढुक गए, मतलब छिप गए। मैं वहां से जैसे तैसे भाग आया, मदद मांगने के लिए भागा, लेकिन चोट लगने के कारण मैं ढलान पर नहीं चल सकता। क्या आप मेरे पुलिस को यह सूचना दे देंगे, हमारे तरफ बता देंगे, मुझे अपनी टीम को बचाना है, इसलिए आप क्या मेरी मदद कर सकते हैं, आप पुलिस को यह सूचित कर सकते हैं, हमें उन लोगों की मदद चाहिए। मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा तुम्हें पता है दुश्मन की ओर से कितने लोग थे? वो कहता है अगर गोलियों के आवाज से अंदाजा लगाए तो कम से कम 20 लोग वहां पर थे और उनमें से हम लोगों ने 4 लोगों को मार दिया, लगभग 16 लोग बचे। मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है जबकि मैं बुद्धि शरीरों को ढूंढते इतना दूर आ गया हूँ, तियानजुआन के बारे में सबूत मिल चुका है, तो मैं बाद में ड्रैगन फ्लावर को ढूंढ लूंगा, अब इस समय इन लोगों की मदद कर देता हूं। मेन कैरेक्टर कहता है मुझे जापानी लोगों से बहुत ज्यादा नफरत है, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा पाखंडी होते हैं, झूठ बोलते हैं, और दूसरा सबसे ज्यादा नफरत तियानजुआन को करता हूँ, मुझे उन लोगों से बहुत नफरत है, डिस्गस्टिंग लोग हैं। तो गाइस ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जापान बहुत अच्छा लगता है, मेरा तो सपना था वहां पर जाने का, क्योंकि वहीं तो शुरुआत हुई थी एनिमे की। जरूर इस राइटर की जापान में कोई बंदे से पर्सनल दुश्मनी होगी, इसलिए उसने ऐसा लिख दिया। वो सब छोड़ो, कहानी पे वापस आते हैं। मेन कैरेक्टर कहता है हाँ तुम जाओगे पुलिस को बताने के लिए और मैं जाऊंगा इसके साथ इसके साथियों को बचाने के लिए। हान कहते हैं यांग युनफान आप लियो अपने मन में कहता है ब्रदर यांग बहुत ही पावरफुल है, लेकिन अमर तो नहीं है। मेन कैरेक्टर कहता है चलो ब्रदर लियो, अगर हम ज्यादा देर करेंगे क्या पता वो लोग एक एक करके हमारे साथियों को मार डाले। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए, ये लो बंदूक, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ, चलो। मेन कैरेक्टर कूल एकदम फक वाली स्टाइल मारते हुए कहता है मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे बंदूक चलाना पसंद नहीं है, वैसे भी ये बहुत भारी होती है। सीन सिर्फ होता है हमारा मेन कैरेक्टर और लियो दोनों क्यों के पास पहुंच गए, मतलब क्यों के पास नहीं पहुंचे, बहुत दूर बैठ कर छुप कर देख रहे हैं। एक बंदा उस गुफा के अंदर लगातार गोलियां चला रहा है, दूसरा का बंदा कहता है होंगसिया के सैनिक बहुत कायर होते हैं, ये लोग गुफा के अंदर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। तीसरा बंदा हंसते हुए कहता है इतने कार लोगों को लड़ने के लिए किसने भेज दिया, तुम लोग जाके खाली चूड़ियां पहन कर सो जाओ सालो। लियो गुस्सा हो जाता है, कहता है मैं इन कबीलों को पीट कर मार डालूंगा, इतना करने के बाद जाने लगता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसे रोक लेता है, कहता है शांत हो जाओ, इतनी जल्दीबाजी मत करो, ऐसा हो सकता है उन लोगों ने हमारे लिए जाल बिछाया हो, इसलिए कोई भी चाल हमें मतलब कदम रखना है तो फूक कर रखना पड़ेगा। वो अपनी आंखों को बंद करके सेंस करने लगता है, कहता है आगे 20 मीटर की दूरी पर एक पेड़ है, 5 क्लॉक डायरेक्शन 9 क्लॉक डायरेक्शन, दोनों जगह पर दो स्नाइपर तैनात हैं, और गुफा के पास 5 मीटर की दूरी पर 8 बंदे घात लगाकर बैठे हुए हैं। कुछ लोग तो गुफा के सामने ही खड़े हैं, इनकी
संख्या 20 से ज्यादा है। लियो चौंक जाता है, कहता है क्या उनके पास स्नाइपर भी है? मुझे पता नहीं था। ब्रदर यांग मुझे माफ करना, इन सभी चीजों में मैंने आपको भी घसीट लिया। चिंता मत कीजिए, मैं सभी स्नाइपर को देख लूंगा, उनको मार डालूंगा। बस आप मेरे साथियों को सही सलामत उस गुफा से बाहर निकालने में मेरी मदद कीजिए। मेन कैरेक्टर कहता है स्नाइपर ऊंची जगह पर बैठे हैं, उन्हें मारना आसान नहीं है, खासकर वो केवल 10 मीटर की दूरी पर हो। अगर हमने एक टीम पर हमला किया तो दूसरी टीम को पता चल जाएगा। अगर तुम उन लोगों को बचाने जाओगे तो तुम एक्सपोज हो जाओगे, तो तुम्हारी मौत पक्की। लियो कहता है तो ब्रदर यांग फिर हम क्या करें? वहाँ पर माहौल एकदम सन्नाटा वाला हो चुका है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है सुनो मेरी बात, गुफा के पास कहीं भी तुम इंतजार करना, मैं उन्हें स्नाइपर को देख लूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें उन्हीं बंदों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मतलब वो लोग पेड़ पर बैठ के स्नाइपिंग कर रहे हैं। एक बंदा कहता है 3 घंटा बीत चुका है, वो बुजदी लोग अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? दूसरा बंदा गुस्सा हो जाता है, कहता है अबे साले अपना मुंह बंद कर, थोड़ा धीरे धीरे बोल, क्या सबको बताना चाहता है कि हम यहाँ पर छुप कर स्नाइपिंग कर रहे हैं? पहला बंदा कहता है कोई बड़ी बात नहीं है, 4 ही तो बंदे हैं, इनको मारना कौन सा मुश्किल है, वैसे भी इनका रिइंफोर्समेंट आने में बहुत टाइम लग जाएगा। तभी उन लोगों को झाड़ियों में से खड़खड़ानी क्या हो जाती है। एक बंदा अपना बंदूक तान लेता है और कहता है कौन है वहाँ पर? दूसरा बंदा उसे कहता है रुक जा भाई, ये तो पेंगुलिन है, पेंगुलिन ऐसा मत करो, गोली मत मारो। पहला बंदा चैन की सांसें लेते हुए कहता है ये तो बस एक पेंगुलिन है, इसने तो मुझे डरा दिया। भाई हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास आ चुका है। दूसरा बंदा कहता है तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेन कैरेक्टर अजीब सा शकल बनाते हुए कहता है भैया 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 मैं तो एक शहरी लड़का हूँ जो कि मैं बहुत हैंडसम कूल फकिंग लौंडा एकदम हॉट हूँ, इसलिए मैं रास्ता भूल गया। एक बंदा कहता है ये पक्का होंगसिया का रिइंफोर्समेंट है, सभी लोग इसे मार डालो। इतना करने के बाद फायर कर देता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बहुत तेजी की स्पीड से वहां से उछलता है और उसके पास आ जाता है, एक लात मारता है, बेचारा गिरने लगता है उड़ते उड़ते जाके। भाई और एक बात, अगर आप फ्री फायर खेलते हैं तो उस बंदे ने जो बंदूक लिया था आपको उसके बारे में पता होगा, मुझे तो उसके बारे में पता है, मैं फ्री फायर खेलता हूँ। अगर आपको मेरी फ्री फायर यूआईडी चाहिए तो सिंपल से जाकर कमेंट कर दीजिए, मैं अपना फ्री फायर यूआईडी आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। तो गाइस वो बंदा उड़ते जा रहा है, उड़े जा रहा है, उड़े जा रहा है, दूसरा बंदा उसे देख रहा है, वो बंदा उड़े जा रहा है, ये देख रहा है उसको। भाई अब वो बंदा रोने लगता है, कहता है मम्मी बचा लो रे, अगर मैं गिर गया तो मेरी हड्डी पट्टी टूट जाएगी रे, बचा लो रे, मैं लूला लंगड़ा हो जाऊंगा, फिर काम कैसे करूंगा? भाई तभी फिर कोई गोली चला देता है। हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है तुम्हारा रिएक्शन बहुत तेज है लेकिन तुम बहुत लेट हो। इतना कहने के बाद अपने नीडल से उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, वो नीडल सीधे जाता है उनके मत्थे पर लगता है और लोग खत्म, उनकी कहानी खत्म, वो लोग मर चुके हैं। तो गाइस जब हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदे को मारता है तो बहुत शोर शराबा होता है, जिससे चिड़िया पंछी जो होते हैं सब उड़ने लगते हैं। सीन तो हमें दूसरी जगह सीन दिखाया जाता है, मतलब दूसरी टीम की ओर सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा कहता है साहब जी हमारे दूसरे मतलब हमारे स्नाइपर पे हमला हो रहा है, लगता है होंगसिया का रिइंफोर्समेंट आ गया है, हमें ज्यादा देर नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो बंदा अपनी आंखें बंद कर कुछ देर सोचता है, फिर कहता है मेरी तोप लाओ, मैं इस गुफा को उड़ा दूंगा, ना रहेगी बात ना बजेगी बांसुरी। भाई उसके पास एक तोप आ जाता है, फिर वो अपना निशाना लगाने लगता है और कहता है आज मैं उन कमीनों को चट्टान के नीचे जिंदा ही दफन कर दूंगा, होंगसिया के लोग आज तुम नर्क में जाने वाले हो। इतना कहने के बाद वो तोप का गोला चलाने जा ही रहा होता है, लेकिन पीछे से तभी एक अटैक हो जाता है, उसके छाती के आर पार हो जाता है। वो बंदा कहता है मम्मी पीछे से मार ली रे। अपना लियो कहता है ये बात तुम पर भी लागू होता है, तुम भी तो नर्क जा सकते हो, तो बाय बाय नर्क जाओ। भाई इतना कहने के बाद उस बंदे को वहीं पर मार देता है। एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है अबे साले तुम लोग क्या कर रहे हो, किस बात का इंतजार करो, मारो बीसी। इतना सुनते ही सभी लोग बंदूक चलाने लगता है, बंदूक चल रही है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उनके ऊपर अटैक कर देता है। वो मतलब उसका नीडल सीधा उसके मत्थे पे लगता है, मत्थे पे, और वो सभी लोग वहीं पर मर जाते हैं। सिर्फ एक बंदा बचा हुआ, वो भी डरते डरते कहता है मम्मी। तभी उसकी चिल्लाने की आवाज आती है, बस सबका काम खत्म। हमारे मेन कैरेक्टर ने सबको मार कर ढेर कर दिया होता है। वो अपने हाथ साफ करते हुए कहता है चलो ठीक है यहाँ पर काम खत्म हो गया। लियो चिल्लाते हुए कहता है मैडम जी मैं लियो गुआडोंग, क्या आप लोग अंदर ठीक है? हमने बाहर सभी एजेंट को निपटा दिया है, सब कुछ ठीक है, अब बाहर आ सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी पीछे मुड़कर देखता है, गुफा के अंदर से 3-4 बंदे निकल के आते हैं, उसमें से एक बंदी भी होती है जिसको चोट लगा होता है पैर में। हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है, कहता है क्या नालनजुन तुम यहाँ पर? भाई वो लड़की बहुत कमजोर हो चुकी है, वो जैसे तैसे कहती है मैं नालनजुन नहीं हूँ, लेकिन मैं नालन वाई। क्या तुम मेरी बहन नालनजुन को जानते हो? मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है, कहता है क्या वो दोनों बहनें हैं? वो दिखती थी डिट्टो सेम टू सेम है, उनके अरमान बड़े बड़े, फिगर भी एक जैसे हैं, टांगे भी लंबी लंबी है, तो कैसे हाँ ये हो सकता है, इसमें कोई हैरानी नहीं है, वो दोनों सेम टू सेम है, एकदम डिट्टो कॉपी। यूं कहता है ब्रदर यांग हमारे कैप्टन नालन घायल है, प्लीज उनकी जान बचा लीजिए। तो गाइस वहां पे भी नालन, यहाँ पर भी नालन। यार ये बंदा लियो उसको भी नालन कह रहा है, मैं क्या कहूँ उससे, मुझे कुछ समझ नहीं रहा, ये रिश्ता क्या कहलाता है। वो सब छोड़ो, हमारा मेन कैरेक्टर वो लड़की नालन, यार ये नालन मैं इसे नालन ही कहूंगा, वो कोपचे में आता है, कोपचे में नहीं यार, उसका इलाज करने के लिए एक पत्थर के बाहर बैठे होते हैं। मेन कैरेक्टर उसको घाव को देखते हुए अपने मन में कहता है गोली सीधे जांग के मांसपेशियों को चीरते हुए निकली है, मुझे लगता है कि धमनी जो धमनी नहीं होती उसको भी हानि पहुंची है, वो भी टूट चुकी है, मतलब उसको भी यार कुछ हो गया। सबसे बड़ी बात यार गोली बहुत गलत जगह पे लगी है, इतने खतरनाक जगह पे लगी, मैं इसका इलाज भी नहीं कर सकता। वो घबराते कहता है नालन चोट तुम्हारी जांग में लगी है और उसमें से खून बहुत निकला
है। सबसे पहले तुम्हारे खून को रुकना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हारी पैंट उतारनी पड़ेगी। नालन कहती है बस इतनी सी बात है। एक चाकू लेती है और अपने पैंट को काटती है और काटने के बाद उसे उठाकर फेंक देती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और ब्लास्टिंग करते हुए कहती है डॉक्टर यांग मैं तैयार हूँ, प्लीज मेरा इलाज कीजिए। वहीं पर हमारे मेन कैरेक्टर से नाक से खून निकल लेते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर ने बहुत अच्छी चीज देख ली है, इतनी अच्छी चीज देख ली है, स्वर्ग में पहुंच चुका है। तो गाइस मुझे नहीं पता वो कुछ पहनी है कि नहीं पहनी, उतना नहीं दिखाया गया है, बस इतने से काम चलाओ। और मैं एक बात बताता हूँ यार, तुम क्या कर रही हो? ये हमारा मेन कैरेक्टर दरिंदा है, हौसी बंदा है, इसके सामने तुम ऐसे कैसे जा सकती है? तुम्हारा इज्जत लूट लेगा, तुमको इससे सावधान रहना चाहिए। तो आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ आरबी एक्सप्लेनर। तो आगे भाई मैं जल्दी ही इसका एपिसोड लाऊंगा, इसी महीने में लाऊंगा। अगर आपने इस वीडियो को मतलब किसी भी वीडियो को, मेरे वीडियो को आने में आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप यार क्या कर रहे हो? आप सबसे पीछे हो, मेरी वीडियो को आप देख नहीं पा रहे हो। अगर आप लाइक सब्सक्राइब करोगे तो मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और एक बात, अगले संडे को इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा यार। बर्दाश्त नहीं हो रहा, देखना है कि क्या होगा क्या होगा। भाई लाऊंगा लाऊंगा। सायोनारा, बाद में मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।